स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है और आज हम लोग देखने वाले हैं त्रिकोणमिति उपयोजन। ठीक है, 6.2 का टॉपिक है और इसके पहले 6.1 हो चुका है और मैंने त्रिकोणमिति के ऊपर वीडियो बनाया जिसके अंदर मैंने पूरे सूत्र सारे जितने त्रिकोणमिति जितने सारे सूत्र जो 9वीं और 10वीं में काम आने वाले हैं वो सारे सूत्रों के बारे में मैंने वहां पर बताया हुआ है, एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो उस वीडियो को जाके देख लेना, 6.1 देख लेना और उसके बाद हम लोग 6.2 करेंगे। अब ये क्या त्रिकोणमिति उपयोजन। उपयोजन मतलब क्या, मतलब त्रिकोणमिति का हमारे दैनिक जीवन में किस तरह से उपयोग होगा। जैसे कोई दूर की वस्तु खड़ी है, किसी वस्तु है जिसको हम लोग प्रत्यक्ष रूप से उसको नाप नहीं सकते, उसकी ऊंचाई, उसकी लंबाई, उसकी गहराई हम लोग नहीं नाप सकते, तो उस समय हम लोग त्रिकोणमिति का क्या करें, उपयोग करें। जैसे हमारे घर से कुछ दूर पर क्या एक वृक्ष है और उस वृक्ष की क्या करना, हमको लंबाई ज्ञात करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसका कुछ एक कच्ची आकृति बनाना पड़ेगा। कच्ची आकृति बनाने के बाद वो लंब गिरेगा, फिर एक आधार मानना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमको वहां पर थीटा मान लें, कोण मानना पड़ेगा और हम लोग वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। और जैसे पानी में जहाज चल रही है तो वो जहाज जो मीनार से, कोई नदी किनारे कोई मीनार है और नदी में क्या एक जहाज है, तो उस जहाज से मीनार की ऊंचाई कितनी है या उस मीनार से वो जहाज कितनी दूरी पर पहुंचा है वह ज्ञात करें। कि वहां पर आप प्रत्यक्ष रूप से जाके माप नहीं सकते, वहां पर कोई मानवीय उपकरण, मापन उपकरण कार्य नहीं करेगा मापने के लिए। तो ऐसे समय पर हम लोग त्रिकोणमिति का उपयोग करते हैं लंबाई मापने, गहराई मापने के लिए, दूरी मापने के लिए और कहीं कहीं तो समय मापने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन मतलब उसका उपयोग। ठीक है, तो इस पार्ट में हमको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमको जाननी बहुत ज्यादा जरूरी, जैसे दृष्टि रेखा हो गई, उन्नत कोण हो गया, अवनत कोण हो गया, ये तीनों के बारे में हमको मालूमात होना चाहिए, तभी हम लोग 6.1 को एकदम अच्छे से समझ पाएंगे। अगर देखा जाए 6.1 में ज्यादा सवाल तो नहीं है, लेकिन सारे जितने भी सवाल है सबके सब सवाल एकदम बहुत ज्यादा अच्छे हैं, उनको हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं दृष्टि रेखा क्या होता है। लाइन ऑफ विजन, लाइन ऑफ विजन मतलब जहां से हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं खड़ा हूं तो मेरी दृष्टि रेखा क्या रहेगी, लाइन ऑफ विजन। मेरे आंख के सामने जो रेखा सीधे दिखेगी वो मेरा क्या रहेगा, लाइन ऑफ विजन रहेगा। तो मैं पढ़ के आपको समझा देता हूं। यदि बिंदु P यह निरीक्षक का स्थान है, बिंदु P क्या है, निरीक्षक। निरीक्षक मतलब जो देखने वाला है उसको निरीक्षक कहा जाता है। निरीक्षक बिंदु P से बिंदु Q इस वस्तु की ओर देखता है, क्या करता है, देखता है, तब रेखा PQ को दृष्टि रेखा कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति है जो P पर खड़ा है, ठीक है, P पर उसका स्थान है और वो Q की तरफ देख रहा है, तो ये जो रेखा बनेगी उसे क्या कहा जाएगा, दृष्टि रेखा कहा जाएगा। अगर कोई व्यक्ति P पर है और Q की तरफ देख रहा है तो P और Q के बीच में जो रेखा बनेगी उसे क्या कहा जाएगा, दृष्टि रेखा कहा जाएगा। और बच्चों जब हम त्रिकोणमिति उपयोजन का उपयोग करेंगे वहां पर निरीक्षक की जो ऊंचाई है, ठीक है, जैसे मैं निरीक्षक हूं तो मेरी ऊंचाई वहां पर नहीं ली जाएगी, मेरी ऊंचाई का कोई भी उल्लेख नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब आगे उन्नत कोण। उन्नत कोण, उन्नत मतलब देखो हम लोग अगर हिंदी में बात करें, उन्नत मतलब होता है तरक्की करना, प्रगति करना। ठीक है, जब हम लोग प्रगति करते हैं तो क्या होता है, हम लोग ऊपर बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मेरा कहने मतलब क्या, उन्नत कोण कैसे याद रखेंगे, जब हम लोग कोई किसी चीज को ऊपर देखेंगे तो बनने वाला कोण क्या रहेगा, उन्नत रहेगा। जब हम लोग खड़े हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, ऊपर की तरफ देख रहे हैं, मतलब बनने वाला क्या है, कोण उन्नत है, क्योंकि हम लोग उन्नत की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, बिंदु P तथा बिंदु Q ऐसी स्थिति में है, बिंदु P और Q ऐसी स्थिति में, देखो P और Q रेड वाली लाइन दिख रही है आपको, ऐसी स्थिति में है कि Q यह बिंदु P से अधिक ऊंचाई पर है। सही बात है, P यहां पर है और Q यहां पर है, तो Q जो है वो P से क्या है, अधिक ऊंचाई पर है। तथा MPQ को रेख PM के संदर्भ में Q का उन्नत कोण कहते हैं। तो MPQ क्या हो गया, वो Q का क्या हो गया, उन्नत कोण हो गया। PQ का क्या हो गया, वो उन्नत कोण हो गया, क्योंकि कोण जो है ऊपर की तरफ बन रहा है इसलिए हो गया उन्नत कोण। सही बात है। अब ये अवनत कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब कम होना, डिप्रेशन मतलब क्या होना, कम होना। ठीक है, कम कब हो जाएगा, जब हम लोग कोण जो है नीचे की तरफ देखेंगे। किधर देखेंगे, नीचे की तरफ। अगर मैं नीचे की तरफ देखूंगा तो मेरा बनने वाला कोण क्या रहेगा, अवनत कोण रहेगा। तो ऊपर की तरफ देखना मतलब उन्नत कोण, नीचे की तरफ देखना मतलब अवनत कोण। तो बिंदु P तथा बिंदु Q इस प्रकार है कि बिंदु P यह बिंदु Q की अपेक्षा अधिक ऊंचाई। सही बात है, बिंदु P और Q इस प्रकार है कि बिंदु P जो है वो Q की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर है। बिंदु Q देखो नीचे है, बिंदु P देखो ऊपर है, अधिक ऊंचाई पर है। PM क्षैतिज समांतर रेखा, PM क्या है, क्षैतिज रेखा है, समांतर रेखा है। तो MPQ में PM के संदर्भ में जो Q पर बनने वाला कोण रहेगा वो क्या रहेगा, अवनत कोण रहेगा। समझ में आ गया, समझे आप लोगों को, उन्नत कोण समझ में आ गया, अवनत कोण समझ में आ गया और दृष्टि रेखा समझ में आ गई। ठीक है,
और यहाँ पर मैंने दो बातें लिख के रखी हुई, दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए पूरे पार्ट में। जब हम क्षैतिज समांतर रेखा की ऊपर, ऊपर कहां पर, ऊपर, जब आप लोग ऊपर देखते तो बनने वाला कोण कौन सा रहता है, उन्नत। जब लोग नीचे देखते तो बनने वाला कोण कौन सा रहता है, अवनत। तो जब हम क्षैतिज समांतर रेखा की ऊपरी दिशा में देखते हैं तब बनने वाला कोण क्या रहता है, उन्नत। क्या लिखोगे आप, उन्नत कोण होता है। क्या होता है, उन्नत कोण होता है। तो यहां पर आएगा उन्नत कोण, यहां डॉट 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 करके रखा मैंने। अब जब हम क्षैतिज समांतर रेखा के नीचे की दिशा में देखते हैं तब बनने वाला कोण क्या रहता है बच्चों, अवनत कोण रहता है। क्या रहता है, अवनत कोण। ठीक है, अवनत कोण होता है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया दृष्टि रेखा क्या होती है, उन्नत कोण क्या होता है, अवनत कोण क्या होता है। ठीक है, अब त्रिकोणमितीय उपयोजन के ऊपर जितने भी सवाल हैं वो 6.2 में हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 6.2 को एक सवाल में लिखते जाऊंगा, उसको सॉल्यूशन मैं आपको करके बताऊंगा। एक यहाँ पर आपके सामने 6.2 का, ठीक है, यहाँ पर प्रश्न संग्रह तो मैंने लिखा नहीं, लेकिन 6.1 का 6.2 का पहला सवाल है। क्या है, कोई व्यक्ति किसी गिरजाघर, अब गिरजा मतलब घर, मतलब आपने चर्च नाम सुना होगा, चर्च को हिंदी में गिरजाघर कहा जाता है। गिरजाघर से 80 मीटर दूरी पर खड़ा है कोई व्यक्ति है जो गिरजाघर से 80 मीटर क्या दूरी पर खड़ा हुआ है। उस व्यक्ति द्वारा गिरजाघर की छत को देखने पर 45 अंश का कोण बनता है। अगर वो व्यक्ति गिरजाघर की छत को देखता है तो वहां पर 45 अंश का क्या बन रहा है बच्चों, उन्नत कोण बन रहा है। तो गिरजाघर की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, आपको क्या ज्ञात करनी है, जो गिरजाघर है उसकी ऊंचाई कितनी रहेगी। तो मैं यहाँ पर करने वाला हूं हल। अब देखो यहाँ पर एक डायग्राम बना देता हूँ। ये क्या गिरजाघर की ऊंचाई है, तो मैं इसको ए बी नाम दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो भी इमारत रहेगा या पेड़ रहेगा उसको आपको एक रेखा द्वारा दर्शाना है। ठीक है, रेखा द्वारा दर्शाना है। अब ए बी क्या होगी, गिरजाघर की ऊंचाई होगी। मान लीजिए मेरा जो व्यक्ति है वो व्यक्ति खड़ा है यहाँ पर, ठीक है, ये व्यक्ति खड़ा है यहाँ पर, तो ये हो गया सी। ठीक है, ठीक है ना। अब व्यक्ति क्या करता है, गिरजाघर को देख रहा है, व्यक्ति क्या कर रहा है, गिरजाघर को देख रहा है। ये होगी उसकी दृष्टि रेखा। क्या होगी, इसकी दृष्टि रेखा हो गई। ठीक है ना, ये दृष्टि रेखा। तो बनने वाला कोण क्या रहेगा, यहाँ पर बनने वाला कोण का माप है 45। तो बनने वाला कोण क्या है, यहाँ पर उन्नत कोण है। ठीक है, बनने वाला कोण क्या है, यहाँ पर उन्नत कोण है, और यहाँ पर बन जाएगा 90 अंश का कोण। अब हमको क्या करना है, जो जो आपने माना है उसको आप लोग लिख डालिए। क्या लिखेंगे आप लोग, माना ए बी यह गिरजाघर की ऊंचाई है। ठीक है, और बिंदु जो सी है वहां पर प्रेक्षक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बिंदु सी यह निरीक्षक, निरीक्षक बोल दो, प्रेक्षक बोल दो, का स्थान। ठीक है, अब बीसी क्या है, बीसी गिरजाघर और प्रेक्षक के बीच की दूरी है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, बीसी यह गिरजाघर और प्रेक्षक, प्रेक्षक बोलो, निरीक्षक बोलो, प्रेक्षक के बीच की क्या है बच्चों, दूरी है। ठीक है, और हमको यही दूरी ज्ञात करना है, बीसी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। इमारत की ऊंचाई दी गई, कितना दी गई बच्चों, इमारत की ऊंचाई दी गई है, नहीं सॉरी क्या बोल रहा है, कोई व्यक्ति किसी गिरजाघर से 80 मीटर दूरी पर खड़ा है, तो मतलब यहाँ पर बीसी दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बीसी का मान दिया हुआ हमारे पास 80 मीटर, तो हमको क्या ज्ञात करना है, हमको इस गिरजाघर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ए बी हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैं इसको करता हूं हल। ए बी सी कोण ए बी सी, यह क्या है बच्चों, उन्नत कोण है। क्या है, उन्नत कोण है। ठीक है, उन्नत कोण है। ठीक है, और याद रखना है यहाँ पर जब भी हम लोग 6.2 का सवाल करने वाले हैं तो हमको क्या निकाल, देखो संलग्न भुजा दी है, थीटा मतलब यहाँ पर है, अगर कोण हमारा यहाँ पर है, संलग्न भुजा दी गई, समूह भुजा निकालनी है, तो ये किसके अंदर होता है, टेन में होता है। ठीक है, टेन में क्या होता है, संलग्न भुजा होती है और समूह भुजा होती है। मतलब आपको जब सवाल आप हल करोगे तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगेगा यहाँ पर, और ज्यादा से ज्यादा करके टेन थीटा लगता है और साइन थीटा लगता है। ठीक है, टेन थीटा और साइन थीटा का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर लगने वाला समूह भुजा आपको निकालनी है और संलग्न भुजा आपको दी गई है, तो आप लगाओगे टेन थीटा। तो हम लोग क्या बोले, थीटा बराबर यहाँ पर कितना दिया बच्चों, 45 दिया गया है, इसलिए मैं क्या बोलूंगा, टेन थीटा बराबर, टेन थीटा समूह भुजा क्या हमारी ए बी बटे संलग्न भुजा क्या हमारी बीसी है। ठीक है, यहाँ पर टेन थीटा लगा दिया मैंने। अब थीटा का मान दिया है 45, कितना दिया बच्चों 45, थीटा दिया 45 लिख दिया मैंने, और ए बी का मान मुझे मालूम नहीं है क्योंकि ए बी क्या गिरजाघर की ऊंचाई है, और बीसी मुझे दिया कितना 80।
ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया क्या? अब क्या करेंगे, 45 का मान कितना हमारे पास, 10 45 का मान कितना हमारे पास, तो हमारे पास है 10 45 का मान 1। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा AB बटे 80, क्योंकि यहाँ पर हमको मालूम है 10 45 जो होता है वो 1 होता है, 10 45 जो होता है 1 होता है। अब कर दीजिए तिरक गुणा, तो AB का मान आ जाएगा 80 मीटर। क्या आ जाएगा, AB का मान 80 मीटर आ गया। और AB क्या है बच्चों, गिरजाघर की ऊंचाई है। AB क्या है, गिरजाघर की ऊंचाई है। तो हम लोग यहाँ पर उत्तर लिखेंगे, उत्तर क्या आ गया, उत्तर गिरजाघर की ऊंचाई याद करो, तो हम लोग लिखेंगे गिरजाघर की ऊंचाई 80 मीटर है। कितना है बच्चों, 80 मीटर है। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत आसान सवाल था। ठीक है, अब हम लोग कर लेते हैं सवाल नंबर 2। सामने सवाल नंबर 2 है, सवाल नंबर 1 आपको समझा होगा, बहुत आसान था। ठीक है, इसमें क्या था, सवाल आप जितना अच्छे से पढ़ोगे उतने अच्छे से डायग्राम बनाइए, और डायग्राम बनाने के बाद आप सवाल को हल कीजिए। क्या दिया, दीप स्तंभ। ठीक है, क्या दिया, दीप स्तंभ दिया। दीप स्तंभ मतलब कोई इमारत है। दीप स्तंभ किसी जहाज की ओर देखना, दीप स्तंभ से, यहां पर क्या आएगा, से, दीप स्तंभ से किसी जहाज की ओर देखते समय 60 अंश माप का क्या बनता है बच्चों, अवनत कोण बनता है। ठीक है, अवनत कोण बन रहा है मतलब यहां पर कहीं तो कहीं आपको नीचे देखना है। ठीक है, अब यदि दीप स्तंभ की ऊंचाई 90 मीटर है, वो जो दीप स्तंभ खड़ा है उसकी ऊंचाई कितना, 90 मीटर है, तो वह जहाज दीप स्तंभ से कितनी दूरी पर होगा। मतलब आपको बताना है वह जहाज दीप स्तंभ से कितनी दूरी पर होगा। और एक चीज दिया है, करनी में 3 का मान दिया है 1.73। ठीक है, मतलब कहीं तो आएगा करनी में 3, वहां पर करनी में 3 की जगह हम लोग रखने वाले 1.73। तो हल करते हम लोग हल। तो सबसे पहले बनाने का ट्राई करेंगे, क्या हम लोग एक बना लेते हैं, क्या है, दीप स्तंभ है। क्या है, दीप स्तंभ है। इस दीप स्तंभ की जो ऊंचाई है उसको मान लेते हैं AB। ठीक है, अब दीप स्तंभ है तो यहां पर क्या रहेगा, जहाज रहेगा। ये बिंदु C क्या है, जहाज है। ठीक है, तो आपको दीप स्तंभ की ऊंचाई दी गई, कितना दी गई, देखो दीप स्तंभ की ऊंचाई दी गई 90 मीटर। तो 90 मीटर क्या होगी, दीप स्तंभ की ऊंचाई होगी AB। ठीक है, अब आप कहां पर हो, A पर हो। अब आप क्या कर रहे हो, A से C की तरफ देख रहे हो। ठीक है, जहाज को देख रहे हो ना, तो जब आप A से C की तरफ देखोगे, ठीक है, A के C की तरफ देख रहे हो, तो आपकी दृष्टि रेखा क्या रहेगी बच्चों, मुझे बता दो। ये आपकी क्या रहने वाली, दृष्टि रेखा रहने वाली, क्योंकि आप पहले स्टेट देखोगे तो बनने वाला कोण जो रहेगा वो रहेगा कितना अंश का, 60 अंश का। ठीक है, बनने वाला कोण कितने हो गए, 60 अंश का हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, BC हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, जहाज दीप स्तंभ से कितनी दूरी पर है। मतलब ये जो जहाज है ये दीप स्तंभ से कितनी दूरी पर है, आपको क्या ज्ञात करना है, BC। ठीक है, तो ध्यान देंगे हम लोग, थोड़ा सा एकदम ध्यान से देखेंगे। क्या है, AB मैंने मान लिया है, AB यह दीप स्तंभ की ऊंचाई है। ठीक है, और बिंदु C क्या है हमारे, बता दो मुझे। बिंदु C यह जहाज की स्थिति है, जहाज की स्थिति मतलब वहां पर जहाज है, स्थिति है। ठीक है, और BC क्या है, दीप स्तंभ और जहाज के बीच की दूरी। BC यह दीप स्तंभ और जहाज के बीच की क्या है बच्चों, दूरी। और यही चीज तुमको ज्ञात करना है। ठीक है, और यहां मान लेते हैं हमारा क्या है, D है, तो AD क्या है, दृष्टि रेखा है। AD क्या है, दृष्टि रेखा है। आप लोग लिख भी सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, दृष्टि रेखा, क्योंकि आप स्ट्रेट पहले तो स्ट्रेट देखोगे ना, तो आपकी दृष्टि रेखा ये है, लेकिन जहाज है नीचे तो आप देखेंगे नीचे, तो यहाँ आपकी दृष्टि रेखा और ये जहाज के बीच में कितने अंश का कोण बन रहा है, 60 अंश का कोण बन रहा है। तो ये हो गया 60। तो ADC कोण, ADC सर्वांशम रहेगा कोण ACB। ACB क्या कोण, एकांतर कोण रहेगा। ठीक है ना, और एकांतर कोण का माप क्या होता है, सर्वांशम होता है। जब सॉरी यहां पर DAC आएगा, DAC आएगा, रॉन्ग ले लिया। DAC ACB ये क्या हो गया, एकांतर कोण हो गया, इसलिए यहां पर DAC का मान दिया, देखो DAC का मान दिया है, तो इसलिए ACB का मान कितना आ जाएगा, इसलिए ACB का मान कितना आ गया बच्चों, 60 आ गया। यहां पर कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको, चलो
ठीक है ना, अवनत कोण यहाँ पर बना, वे उन्नत हो गया। तो आपको दिया सम्मुख भुजा और आपको निकालना संलग्न भुजा। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि कौन से त्रिकोणमिति अनुपात को लेना है, टेन को लेना, साइन को लेना, कॉस को लेना, कॉट को लेना, किसको लेना है। तो हमको दिया सम्मुख भुजा और हमको निकालना है आधार। तो सम्मुख भुजा और आधार किसका संबंध है, टेन का संबंध है। तो टेन थीटा लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। चलो, तो थीटा का मान तो 60 हमको उतना मालूम पड़ गया है। चलो हम लोग लगा देते हैं टेन थीटा बराबर ए बी बटे बी सी। अब यहां पर चूंकि थीटा का मान 60 दिया है, कितना दिया थीटा का मान 60, टेन 60 बराबर ए बी का मान मुझे मालूम है 90 और बी सी का मान मुझे मालूम नहीं है, ठीक है। टेन 60 का मान होता है करनी में 3, कितना होता है बच्चों, करनी में 3, आपको याद होना चाहिए। टेन 60 का मान होता है करनी में 3 बराबर 90 बटे बी सी। अब क्या करेंगे बच्चों, तीन गुणा, अब दूसरा कोई उपाय है नहीं हमारे पास, तीन गुणा, बी सी गुणा इधर करो, क्या हो जाएगा, BC बटे 90 बटे करनी में 3, BC यहाँ के करनी में 3 यहाँ पर आ गया, समझ में आ गया आपको। अब 90 बटे करनी में 3, ठीक है। अभी आप ये मत बोलना सर करनी में 3 की जगह आप 1.73 रख दो, ठीक है। आप ये बोलो सर करनी में की जगह 1.73 रख दो और भाग दे दो आंसर आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। 1.73 नहीं रखेंगे, हर परमीकरण नाम का चीज सुना होगा आपने, कक्षा 7वीं 8वीं में सुना था। 90 करनी में 3, करनी में 3 बटे करनी में 3, मतलब करनी में 3 उठाएंगे, ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हर परमेयीकरण, इसको हर परमेयीकरण कहा जाता है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखना आप लोग, BC का मान आएगा क्या, 90 करनी में 3, 90 करनी में 3 और करनी में 3 का गुणा करनी में 3 के साथ करो, आंसर आएगा आपका 3। तो आप क्या करेंगे, 3 से 90 काटेंगे, आंसर आ जाएगा 30, 30 करनी में 3, तो BC का मान आ गया 30 करनी में 3, ठीक है। अब रख दीजिए करनी में 3 का मान, तो हम लोग बोलेंगे BC बराबर 30 गुणे 1.73। अब 30 का गुणा 1.73 में करना है आपको, 30 का गुणा 1.73 में करना है। ध्यान देंगे BC बराबर कैसे आ रहा है, ये 0 है तो 0 ऑलरेडी लगा रखो, 3 त्रिक का 9, 3 सते 21 का 1 हासिल लग जाएगा, 2 3 दूना 3 एकम 3 और 2 5, कितने अंक के बाद दशमलव, 1 2, 2 अंक के बाद क्या आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा। मतलब BC का मान हमारे पास आ गया है कितना, 51.9 मीटर, 51.9 मीटर, ये क्या आ गया हमारा, BC का मान आ गया। तो बच्चों हिंदी में लाइन हमको लिखना पड़ेगा, जहाज दीप स्तंभ से, उत्तर लिखेंगे हम लोग, जहाज दीप स्तंभ से कितना दूरी पर, 51.9 मीटर दूरी पर होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, हाँ चलो। तो इस तरह सवाल आप लोग समझो, डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाने के बाद पता करो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगेगा और उसके अंदर आपको सॉल्व करो। खाली गुणा भाग जोड़ घटाना थोड़ा सा अच्छे से आना चाहिए, जोड़ घटाना तो नहीं होगा, गुणा और भाग होने वाला है। चलो तो चलिए, तो बच्चों हम लोग 2 सवाल कर चुके, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, अब सवाल नंबर 3 कर रहा हूं मैं, ठीक है। आपको दोनों सवाल समझा होगा, तो तीसरा सवाल एकदम अच्छे समझ में और आ जाएगा, बहुत आसान है, थोड़ा सा इमेजिनेशन होना चाहिए, सोचने की क्षमता होनी चाहिए बस। 12 मीटर चौड़ाई वाले रास्ते के दोनों ओर, एक रास्ता है जिसकी चौड़ाई 12 मीटर है, दोनों ओर आमने सामने 2 इमारतें हैं, उनमें से एक की ऊंचाई 10 मीटर है, एक इमारत की ऊंचाई 10 मीटर है, उसके छत से दूसरे इमारत की छत को देखते समय 60 अंश का उन्नत कोण बनता है, तो दूसरे इमारत की ऊंचाई ज्ञात करो। तो बच्चों क्या है, हमारे पास एक रास्ता है चौड़ा, ठीक है, कितनी चौड़ाई का है, कितना है, 12 मीटर, 12 मीटर चौड़ाई का रास्ता है, और उस दोनों रास्ते के दोनों तरफ क्या है, इमारत है, ठीक है। और एक इमारत की जो चौड़ाई है, ऊंचाई है, वो है हमारे पास कितना, 10 मीटर, मतलब 12 मीटर चौड़ाई का क्या है हमारे पास रास्ता है, 2 इमारत है, एक इमारत की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर है। जब इस इमारत से आप यानी छत पे देखते हो, इस इमारत की छत पे देखते हो, तो आपको बनने वाला जो कोण है वो उन्नत कोण बनता है 60 अंश का। तो आपको बताना है यार जो इमारत खड़ा है, इस इमारत की ऊंचाई कितनी रहेगी, समझ में आ गया। चलिए तो हम लोग इसका पहले डायग्राम बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर एक रास्ता है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर एक रास्ता है, इस रास्ते की जो चौड़ाई है वो 12 मीटर है, कितना है बच्चों, 12 मीटर है। अब यहाँ पर एक इमारत है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर है, कितनी है बच्चों, 10 मीटर है। अब क्या हो रहा है कि इस इमारत की छत से आप दूसरे की इमारत को देखते हो, यहाँ पर एक और इमारत है, रास्ते दोनों और इमारत है, इसकी छत को मतलब यहाँ की छत से इसकी छत पर देखते हो, तो बनने वाला जो कोण है वो कितना है, 60 अंश का उन्नत कोण बनता है, ठीक है। यहाँ तक देखो, तो यहाँ से लाइन खींच देंगे हम लोग, ठीक है। तो इसका नाम दे देते हैं A B
सी डी और ई। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, चलो तो हम लोग इसको हल करते हैं। क्योंकि यहाँ पर 10 मीटर है, 12 मीटर है, तो ए बी सी डी आपको आयत दिख रहा होगा। ठीक है, ए बी सी डी क्या दिख रहा है आपको? आयत दिख रहा है। तो ये 10 मीटर है तो सी डी भी क्या रहेगा? 10 मीटर रहेगा। और बी सी हमारा 12 मीटर है तो ए बी कितना रहेगा? 12 मीटर रहेगा। समझ में आ रहा है? अब ए डी 12 मीटर आ गया, हमको क्या चाहिए भाई? ईसी चाहिए। हमको क्या चाहिए? ईसी चाहिए। ईसी ज्ञात करने के लिए हमको सीडी मालूम होना चाहिए और डीई मालूम होना चाहिए, तभी तो दोनों जोड़ देंगे। तो सीडी तो मालूम है मुझे ईडी निकालना है। क्या निकालना रहेगा? ईडी निकालना रहेगा। तो मेरे पास दिया है आधार और मुझे निकालना है समभुजा, तो मैं लगा दूंगा क्या? टेन थीटा, और टेन थीटा से मैं ईडी निकाल लूंगा। अब जैसे ईडी आएगा तो मैं क्या करूंगा? इसको जोड़ दूंगा और आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम लोग हल करते इसको, ध्यान देंगे तो अच्छे से। हल माना ए बी और सी डी यह दोनों इमारत की ऊंचाई है। और बच्चों मैं जो थ्योरी लिखता हूं ना, ये जो मैं हिंदी में लिखता हूं पूरा, ये सबका अलग अलग हो सकता है। ठीक है, सबका अलग अलग हो सकता है कि कोई अलग लिख देगा, सेंटेंस में जो बनाने का तरीका है वो सबका अलग अलग हो सकता है। और बीसी है रास्ते की क्या है? चौड़ाई। ठीक है, और एक चीज दिया है, बीसी का मान दिया है कितना? 12 मीटर दिया हुआ है। और यहां पर ए बी का मान दिया हुआ है 10 मीटर। और ई ए डी कोण ई ए डी का मान कितना दिया बच्चों? 60 दिया है। ठीक है, तो ये कौन सा कोण है? उन्नत कोण है। कौन सा कोण है? उन्नत कोण है। ठीक है, अब ध्यान देंगे हम लोग, तो हमको ए बी सी डी क्या मालूम पड़ेगा? चतुर्भुज ए बी सी डी ये क्या है बच्चों? आयत है। क्या है? आयत। और आयत का गुणधर्म आपको मालूम है, आयत की समभुजाएं क्या होती है? सर्वांग होती है। मतलब ए बी बराबर रहेगा सी डी के और बी सी बराबर रहेगा ए डी के। मतलब लोग लिखने वाले ए बी बराबर सी डी बराबर कितना बच्चों? 10 मीटर। कितना? 10 मीटर। ठीक है, अब BC बराबर AD, BC बराबर AD कितना हो जाएगा? 12 मीटर। कितना हो जाएगा? 12 मीटर। इसको एक कथन 1 दे दो, इसको कथन नंबर 2 दे दो, क्या अच्छा रहेगा? समझ में आएगा? ठीक है, चलिए अब मुझे दूसरी इमारत की ऊंचाई चाहिए, मतलब मुझे चाहिए CE। क्या चाहिए मुझे? CE चाहिए। अब CE निकालने के लिए, मतलब EC निकालने के लिए हमको ED प्लस DC करना पड़ेगा। चूंकि हमको DC यहां पर मालूम है, देखो यहां पर DC मालूम है, CD मालूम है 10, मुझे खाली ED निकालना है। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज है EDA, त्रिभुज EDA समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में या तो ऐसा बोलो समकोण त्रिभुज EDE में, बराबर। तो हम लोग यहाँ पर लगाने वाले हैं आधार दिया, देखो AD हमको दिया 12, A दिया है 10, सिर्फ हमको AD निकालना है, मतलब हमको आधार दिया हुआ है। ठीक है, हमको समूह भुजा निकालनी है, तो समूह भुजा निकालने में टेन थीटा लगाना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे टेन थीटा बराबर समूह भुजा हमारी AD है, तो ED बटे AD, तो थीटा का मान कितना? थीटा मतलब कोण का मान यहाँ पर कितना दिया है? 60। तो सेम टेन 60 बराबर ED का मान मुझे मालूम नहीं है और AD का मान मेरे पास कितना है? 12। AD का मान कितना मेरे पास? 12। अब आप सबको मालूम है टेन 60 का मान कितना होता है? करनी में 3 होता है। इसके पहले वाले सवाल में मैंने बताया था, इसलिए करनी में 3 बराबर ED का मान मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मुझे AD का मान मालूम है कितना? 12। कितना? 12। चूंकि यहां पर मुझे मालूम है 1060 मेरा होता है करनी में 3, ये आप कारण लिख देंगे। ठीक है, ये आपका क्या रहेगा? कारण रहेगा। अब कर दीजिए तिरक गुणा, 12 गुणे करनी में 3 बराबर ED। ठीक है, अब करनी में 3 का मान दिया गया क्या आप लोग की किताब में? करनी में 3 का मान नहीं दिया है, तो इसलिए हमारे ED का मान हमारे पास कितना आ गया? 12 करनी में 3। चूंकि यहाँ पर करनी में 3 का मान नहीं दिया, जैसे पिछले वाले सवाल में दिया था ना 1.73, तो यहाँ पर ऐसा कुछ दिया नहीं, तो ED का मान हमारा इतना आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? दूसरी इमारत की ऊंचाई चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा? दूसरी इमारत की ऊंचाई कैसे निकालेंगे भाई? दूसरी इमारत की ऊंचाई हमको कैसे निकलेगी? ED प्लस DC। ठीक है ना, दूसरा इमारत हमारा EC है, EC बराबर ED प्लस DC।
डीसी बोलो या सीडी बोलो, तो ईडी का मान कितना आया 12 करनी में 3 और डीसी का मान कितना हमारे पास 10, तो हमारा आंसर रहेगा 10 प्लस 12 करनी में 3 क्या मीटर। ठीक है, ये हमारा क्या रहेगा फाइनल आंसर रहेगा। तो दूसरी इमारत की ऊंचाई। चलो अब हम लोग करेंगे सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 3 समझा ना आप लोगों को, एकदम आसान था। अगर यहाँ पर करनी में 3 का मान दिया रहता तो हम लोग करनी में 3 का मान यहाँ पर रख देते और वो करनी में 3 के मान के साथ 12 का गुणा करते, जो आंसर आता उसको 10 के साथ जोड़ देते और हमारा आंसर आ जाता। क्योंकि यहाँ पर करनी में 3 का मान नहीं दिया इसलिए मैंने रखा नहीं है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे मालूम है, करनी में 3 का मान रखेंगे और उसको 12 गुणा करेंगे। करनी में 3 का मान कितना होता है 1.73 होता है। कितना होता है 1.73। तो इस करनी में 3 की जगह 1.73 रखो, 12 गुणा करो, जो आंसर आए 10 के साथ जोड़ दो और मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा फाइनल आंसर कितना आया आपका। ठीक है, अब मैं करता हूं सवाल नंबर 4। चलो तो स्टूडेंट हमारे पास 3 सवाल हो चुके। चौथा सवाल मैंने बोर्ड पे लिख दिया, इसको हम लोग क्या करते हैं हल। 18 मीटर 7 मीटर ऊंचाई वाले 2 खंबे जमीन पर खड़े हैं, मतलब 2 खंबे हैं, एक की ऊंचाई 18 मीटर दूसरे की 7 मीटर है। उनके सिरों को जोड़ने वाले तार की लंबाई 22 मीटर है, मतलब दोनों खंबे की सिरों को जोड़ने वाली तार की लंबाई क्या होती है 22 मीटर है। तो उस तार द्वारा क्षैतिज समांतर सतह से बने कोण का माप ज्ञात करो। और जो उन्नत कोण या अवनत कोण रहेगा ना, उस कोण का माप आपको ज्ञात करना है। ध्यान से सुनेंगे, हमारे पास 2 खंबे ऐसे 2 खंबे खड़े हुए हैं और दोनों खंबे की जो ऊंचाई है, एक की 18 मीटर है और एक की क्या है 7 मीटर है। तो एक खंबा बड़ा है और एक खंबा क्या है छोटा है। और आपको मालूम है जो रोड पे खंबे होते हैं उन खंबे में क्या होता है वायर जुड़ा होता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी होती है ना उसके अंदर, विद्युत धारा होती है, तो वायर क्या जुड़ा हुआ है। तो मतलब एक खंबा और एक छोटा वाला खंबा, तो इसके मतलब ऊपर सतह से इसके सतह पर क्या वायर जुड़ा है। तो इस वायर का जो है तार, इसकी तार की लंबाई कितनी 22 मीटर है। तो आपको बताना है, तो ये जो खंबा है, एक खंबा इसके क्षैतिज समांतर रेखा से कितने अंश का कोण बनाएगा। ठीक है, उस कोण का माप आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चलो तो मैं मान लेता हूं यहाँ पर मेरा 2 खंबे है। ठीक है, एक खंबा ए है दूसरा खंबा ए है। ठीक है, अब ये दोनों खंभों को क्या करते ऊपर मैंने वायर से क्या करते जोड़ दिया। अब इस तार की जो लंबाई है वो कितनी है 22 मीटर है। कितना बच्चों 22 मीटर। और एक खंबा जो है 7 मीटर का, मैं छोटे वाले को खंबे को 7 मीटर लेता हूं और बड़े वाले को लिखता हूं 18 मीटर। ठीक है, अब यहां से क्या करूंगा, क्षैतिज समांतर रेखा है, ये जो है मेरी क्षैतिज समांतर रेखा है और दोनों खंभों को जमीन से क्या करूंगा मैं मिला दूंगा। ये नीचे जमीन है पृष्ठभाग। ठीक है, इस तरह से आपका डायग्राम बन जाएगा और मैं इसका नाम दे देता हूं। क्या नाम दूंगा मैं, ए बी सी डी और ए ई। ठीक है, ए बी सी डी मतलब ए बी सी ई डी, ये क्या होगा पूरी आपूर्ति बन गई हमारी। अब मेरी बात ध्यान सुनना बच्चों कि ध्यान से क्या सुनो, हमको क्या करना है, ये क्षैतिज समांतर से रेखा से बने जो थीटा है, थीटा इस थीटा का मान मुझे क्या करना है ज्ञात करना है। समझ में आ गया। अब ये ए बी कितना 7 दिया है और सी से लेकर डी की दूरी कितना दिया है 18 दिया है। तो सी से लेकर ई की दूरी कितनी रहेगी 7 रहेगी और ये रहेगा 11, क्योंकि ए बी सी ई ये क्या है आयत है और ए बी की दूरी जितनी रहेगी उतनी दूरी क्या रहेगी सी ई की रहेगी। इसके पहले वाला सवाल भी देखा था हमने, तो ये दूरी 7 है तो ए की दूरी कितना रहेगा 7 रहेगा और ये हो जाएगा 11। ठीक है, और आपको यहाँ पर 11 मतलब ये थीटा के सामने वाली भुजा है, ये थीटा के सामने वाली भुजा मतलब सम्मुख भुजा और ये क्या एडी क्या है 90 अंश पर क्या है कर्ण है। तो सम्मुख भुजा और कर्ण का संबंध किसके साथ होता है साइन के साथ होता है। मतलब यहाँ पर लगने वाला साइन थीटा और साइन थीटा का उपयोग करके हम लोग यहाँ पर थीटा का मान ज्ञात करेंगे। चलिए तो मैं लिखता हूं यहाँ पर हल में मुझे क्या लिखना है, माना ए बी और सी डी दोनों इमारत की, चलो दोनों खंबे है ना, खंभों की ऊंचाई है। क्योंकि यहां पर ए बी का मान हमको मालूम है 7 है और 7 मीटर ना मीटर उसकी इकाई लिखा करो। ठीक है, और सी डी का मान हमारे पास दिया है 18 मीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है, समझ में आ गया। चलो तो एक बात और बच्चों की ए बी सी ई चतुर्भुज ए बी सी ई यह क्या है आयत है। क्या है बच्चों आयत है। तो आयत है तो इसके पिछले वाले सवाल में मैंने बताया था कि ए बी बराबर रहेगा सीई के, मतलब आ जाएगा 7 मीटर, मतलब सीई का मान कितना आ गया 7 मीटर आ गया। ठीक है, और बीसी बराबर रहेगा ए के, उसको भी हम लोग लिख सकते हैं, मतलब लिखो या मत लिखो चलेगा क्योंकि उसका मान दिया नहीं तो लिख के मतलब नहीं है। तो और बच्चों एक चीज और, यहां पर
डीसी बराबर हो जाएगा डीई प्लस ईसी। क्यों 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 डीईसी एक ही रेखा पर है, ठीक है। तो यहाँ पर डीसी का मान हमको मालूम है, डीसी का मान कितना है बच्चों हमारे पास 18, और डीई का मान कितना है बच्चों मालूम नहीं है मुझे, ठीक है। डीई का मान हमको निकालना है, तो डीई का मान मालूम नहीं है, और ईसी का मान कितना हमारे पास 18, ईसी का मान देखो यहाँ पर 7 दिया, कितना दिया 7, तो मुझे डीई का मान चाहिए, इसलिए डीई बराबर 18 माइनस 7, इसलिए डीई का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 18 में 7 घटा दो तो कितना आ जाएगा 11। तो अभी ध्यान दो, ये हो गया 7, ये हो गया 11, और यहां से लेकर यहां तक का है 18 मीटर, ठीक है। ये आपको मालूम है, समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज, कौन सा समकोण त्रिभुज यहां पर दिया है, यहां पर समकोण त्रिभुज डीईए, डीईए में क्या दिया है, समभुजा दिया है, और क्या दिया है, कर्ण दिया है। तो हम लोग लगा देंगे साइन थीटा, क्योंकि हम लोग को संबंध पता करना है पहले कि समभुजा और कर्ण का संबंध है, तो साइन थीटा लगेगा। साइन थीटा बराबर समभुजा मेरी डीई है और कर्ण मेरा क्या है एडी, सी, सही है। अब साइन थीटा बराबर डीई का मान है 11 और एडी का मान है 22, अगर मैं उसको काट दूंगा तो 11 एकम 11, 11 दूना 22, साइन थीटा बराबर 1/2। तो साइन कितने अंश, मतलब साइन में कितना माप होता है कि 1/2 होता है। अगर हम लोग टेबल को देखेंगे ना, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, हमें ज्ञात है कि क्या ज्ञात है, साइन 30 बराबर कितना होता है 1/2 होता है। साइन 30 क्या होता है 1/2 होता है। तो यहां पर बच्चों मेरा आंसर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा थीटा बराबर कितना 30, थीटा बराबर कितना आ जाएगा 30, ठीक है। तो अब यहां पर क्या लिखेंगे, तार द्वारा क्षैतिज समांतर सतह से उत्तर तार द्वारा क्षैतिज समांतर सतह से बने कोण का माप 30 अंश है। कितना है बच्चों 30 अंश है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। टेबल हमको याद होना, टेबल अगर हमको याद रहेगा, यहाँ पर करणी में 3/2 आ जाता तो 60 आ जाता, क्योंकि साइन 60 का मान करणी में 3/2 है। अगर यहाँ पर 1/2 आता तो 45 हो जाता। अगर यहाँ पर 0 आता, तो 0 लिखते। अगर यहाँ पर 1 आता तो मैं क्या लिखता 90 लिखता, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है, ठीक है, टेबल के अनुसार। तो ये हमारा चौथा सवाल हो गया। अभी हमारे पास सिर्फ 2 सवाल बचे हुए, पांचवा और छठा। तो मैं सवाल नंबर चौथा मिटाता हूं और सवाल पांचवा और छठा मैं करता हूं। तो बच्चों सवाल नंबर 4 तक हमारा पूरा हुआ है। सवाल नंबर 5 मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे और इसका आंसर निकालते देखते क्या है। आंधी के कारण किसी पेड़ का सिरा टूटकर जमीन से 60 अंश माप का कोण बनाता है। पेड़ का जमीन पर टिका हुआ सिरा तथा पेड़ के तने के बीच की दूरी 20 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। बच्चों क्या हुआ, यहाँ पर एक पेड़ खड़ा है और हवा वहां से आई, ऐसे हवा आई और ये पेड़ को आगे गिरा दी, ठीक है। हवा आई और पेड़ क्या हुआ, गिर गया। पेड़ पूरा नहीं गिरा, पेड़ क्या हुआ यहाँ से टूट गया है, आधे में से क्या हुआ टूट के गिर गया है। तो और जो टूट के गिरा उस सिरे से और पेड़ के तने के बीच की दूरी जो है 20 मीटर है, ठीक है। एक पेड़ पूरा खड़ा हुआ है और वहां से हवा आ रही है, हवा आई तो पेड़ यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से गिर गया। जब यहां से गिरेगा तो ये जो सिरा है वो जमीन पे टिक जाएगा, ठीक है। तो टूटे हुए सिरे से और जमीन पेड़ के तने की बीच की जो दूरी है वो 20 मीटर दिया गया है। तो आपको बताना है कि पूरा पेड़ था, ये पूरे पेड़ की ऊंचाई कितनी है, ठीक है ना। और एक चीज और यहाँ पर और कुछ दिया कि हाँ, और जमीन से 60 अंश कोण भी बनाता है, मतलब 60 अंश का उन्नत कोण बनता है। चलो तो उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करते हैं हम लोग। तो ध्यान देंगे बच्चों, क्या है यहाँ पर सवाल में, देखो एक हमारे पास है पेड़, ये पेड़ है, इस पेड़ का नाम मैं दे देता हूं AB, ठीक है। इस पेड़ का नाम है AB। अब यहां से हवा आ रही है, ठीक है, हवा आई और यहां से पॉइंट D से पेड़ क्या हुआ, टूट गया। तो इतना हिस्सा टूट के यहां पर गिर गया, इतना हिस्सा टूट के क्या हो गया, यहां पर गिर गया, ठीक है बच्चों। मतलब ये जो AD है,
ए यहाँ पर गिर गया इतना ए, मतलब एडी की दूरी इसकी दूरी बराबर है, मतलब यहाँ पर सी नाम दे दो, मतलब एडी की दूरी सीडी की दूरी क्या रहेगी यहाँ पर बराबर रहने वाली, क्योंकि वही पेड़ है ना, वो टूट के यहाँ पर गिरा हुआ है, तो यहाँ पर एडी बराबर रहेगा सीडी के, ये याद रखना बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर बनने वाला कोण है 90, और यहाँ पर बनने वाला कोण जब वो टूट के गिरते है 60 अंश का कोण बनाता है, 60 अंश का क्या होता है, जमीन से कोण बना रहा है। और क्या बोला उसने, पेड़ का जमीन से टिका हुआ, पेड़ का ये टिका हुआ जमीन से टिका हुआ सिरा, पेड़ के तना, ये पेड़ का क्या है, तना है, इनके बीच की दूरी कितनी है, 20 मीटर है। तो आपको इस पूरे पेड़ की ऊंचाई क्या करनी, ज्ञात करनी है। पूरा पेड़ मतलब ए से लेकर बी की दूरी, ए से लेकर बी की दूरी ज्ञात करनी है। तो आपको ए से लेकर बी की दूरी ज्ञात करने के लिए आपको एडी मालूम होना चाहिए, फिर आपको डीबी मालूम होना चाहिए, तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर एडी नहीं मालूम हुआ तो अगर सीडी भी मालूम पड़ गया तो सीडी क्या एडी के बराबर है, ठीक है, उस तरह से भी आ जाएगा। तो हम लोग इसको हल करते हैं, तो देखते देखते किस तरह से आएगा इसका आंसर। चलो माना ए बी यह आंधी आने से पहले पेड़ की ऊंचाई है। ए बी कब ऊंचाई थी, जब आंधी नहीं आई थी तब पेड़ की ऊंचाई ए बी थी, अभी आंधी आ गई तो डी बी हो गई उसकी ऊंचाई, ठीक है ना, क्योंकि वो डी से क्या हुआ, टूट गया। तो हम लोग लिखेंगे आंधी के कारण बिंदु डी से पेड़ टूटा, ठीक है, इसलिए एडी बराबर हम लोग क्या बोलेंगे, डीसी, ठीक है, इसका सिरा है, टूटा हुआ सिरा हो गया। और यहां पर अगर मैं बात करूं डीसीबी, कोण डीसीबी बराबर हो जाएगा 60 अंश, ठीक है, ये कौन सा कोण है, उन्नत कोण है। और पेड़ का जमीन पर टिका हुआ सिरा और पेड़ के बीच की दूरी, ठीक है, बीसी क्या है, बीसी क्या है, पेड़ बीसी पेड़ के तने और टूटे हुए सिरे के बीच की दूरी, टूटे हुए सिरे के बीच की क्या है, दूरी है। ये जो थ्योरी मैं लिख रहा हूं ये सबका अलग अलग हो सकता है, ठीक है, आप लोग अपनी मर्जी से लिख सकते हो, यहाँ पर यानी लाइन भी लिख सकते थे आप लोग, यहां से लेकर यहां तक की भी लाइन लिख सकते थे आप लोग, यहां तक की, ठीक है। तो मुझे क्या ज्ञात करना है, तो मैं क्या ज्ञात करता हूं, सबसे पहला काम मेरा रहेगा कि मुझे बीसी दिया है, मुझे क्या दिया, बीसी, तो मैं अगर थीटा यहां पर लूं तो ये क्या होगा, आधार और ये डीबी के समूह भुज है, तो मैं टेन थीटा लगाता हूं और टेन थीटा की मदद से मैं ये ज्ञात करता हूं, क्या ज्ञात कर रहा हूं, डीबी ज्ञात करता हूं, ठीक है, टेन थीटा से मैं डीबी ज्ञात कर लेता हूं। ध्यान देंगे मैं लगा रहा हूं उसके अंदर टेन थीटा, तो मैं बोलूंगा समकोण त्रिभुज, कौन सा समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का नाम है डीबीसी में, समकोण त्रिभुज डीबीसी में क्या करना है, टेन थीटा लगाना है, क्योंकि वहां पर संबंध क्या है, संलग्न भुजा और सम्मुख भुजा का, तो सम्मुख भुजा संलग्न भुजा का संबंध टेन थीटा में होता है, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा बीडी बराबर बीसी, बीडी बटे बीसी, ठीक है। अब थीटा का मान कितना दिया बच्चों, 60 दिया है, टेन 60 बराबर बीडी का मान मुझे नहीं मालूम बच्चों, लेकिन मुझे बीसी का मान मालूम है, कितना है 20, और मुझे ये भी मालूम है टेन 60 का मान करने में 3 होता है, आप सबको मालूम है, सवाल स्टार्टिंग से देख रहे होंगे तो बीडी बटे 20, तो यहां पर हो जाएगा टेन 60, चूंकि हमको मालूम है टेन 60 का मान होता है करनी में 3, अब यहां पर कर दीजिए गुणा, फिर गुणा, तो बीडी का मान आ जाएगा 20 करनी में 3, ये हो गया हमारा बीडी का मान, क्या आ गया, बीडी का मान आ गया 20 करनी में 3 आ गए बच्चों। अब मुझे देखो अगर पूरे पेड़ की ऊंचाई चाहिए, मतलब पूरे पेड़ की ऊंचाई क्या AB है, अगर मुझे AB की दूरी चाहिए तो मुझे AD चाहिए और मुझे DB चाहिए, तो DB तो हो गया मेरे पास, अब मुझे AD ज्ञात करना है, तो AD ज्ञात करने के लिए यहाँ पर कोई त्रिभुज बन ही नहीं रहा है, ठीक है ना, तो वो तो ज्ञात हो नहीं पाएगा, लेकिन AD की जो लंबाई है वो DC की लंबाई से बराबर है, मतलब अगर मैं DC निकाल लूं तो क्या हो जाएगा, AD बराबर हो जाएगा। अब DC निकलेगा कैसे, तो सम्मुख भुजा और कर्ण, ये क्या है, थीटा की सम्मुख भुजा और कर्ण है, तो सम्मुख भुजा और कर्ण का संबंध आपको मालूम है साइन थीटा,
तो साइन थीटा भी लग सकता है यहां पर और कॉस थीटा भी लगेगा। कैसे लगेगा? अगर मैं संलग्न भुजा और कर्ण लूं, अगर मैं संलग्न भुजा और कर्ण लूं तो भी आंसर आ जाएगा मेरा। लेकिन मैं लेता हूं यहां पर साइन क्योंकि साइन के कोण का मान तुमको याद है। तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज डीबीसी में फिर से लगा देते साइन थीटा बराबर सम्मुख भुजा मेरी क्या है? डीबी है और कर्ण क्या है मेरा? डीसी है। समझ में आ गया बच्चों? चलो अब थीटा का मान आप सबको मालूम है कितना है? साइन 60 बराबर डीबी का मान मुझे मालूम है 20 करनी में 3 है, 20 करनी में 3 बटे डीसी। ठीक है, तो अब साइन 60 का मान आपको मालूम है करनी में 3 बटे 2 होता है बराबर 20 करनी में 3 बटे डीसी। अब क्या करेंगे? डीसी का मान अगर आपको चाहिए तो कर दीजिए तिरक गुणा। अब डीसी गुणा करेंगे करनी में 3 के साथ तो क्या हो जाएगा? करनी में 3 गुणे डीसी बराबर 2 गुणे 20 करनी में 3 बराबर है। यहां तक अगर आपको डीसी चाहिए तो करनी में 3 को हटाना पड़ेगा यहां से। करनी में 3 जब हटेगा यहां पर गुणा है, यहां पर जाके आ जाएगा भाग। तो मैं क्या बोलूंगा? इसलिए डीसी बराबर 2 का गुणा 20 में करो 40 करनी में 3 बटे करनी में 3, ये करनी में 3 गया। अब ये करनी में 3 कट गया, डीसी का मान आ गया कितना? 40 मीटर। ठीक है, अब क्या ज्ञात करना? पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? हमें पेड़ की ऊंचाई, ये उत्तर है। पेड़ की ऊंचाई क्या हमारे पास? ए बी है। क्या है? ए बी है। तो मैं लिखूंगा ए बी बराबर एडी प्लस डीबी, एडी प्लस डीबी। अच्छा, यहां पर डीसी आया ना, तो एक चीज याद रखना, यहां पर डीसी और एडी बराबर है। देखो यहां पर लिखा था मैं, डीसी और एडी क्या है? बराबर है। मतलब जो डीसी का मान रहेगा वही मान एडी का रहेगा और जो मान एडी का रहेगा वही मान डीसी का रहेगा। मतलब यहां पर एडी का मान भी कितना आ जाएगा? 40 मीटर ही आ जाएगा। ठीक है, तो एडी का मान है 40 मीटर और डीबी का मान यहां पर हमने निकाला है 20 करनी में 3। क्योंकि बच्चों यहां पर 20 करनी में 3 का मान दिया नहीं है। ठीक है, करनी में 3 का मान नहीं दिया, सवाल में दिया कि नहीं देख लो तुमने, नहीं दिया है। करनी में 3 का मान नहीं दिया, इसलिए यहां पर करनी में 3 का मान रखा नहीं है और हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अगर करनी में 3 का मान आप 1.73 रखते हो तो आपका आंसर अलग आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 20 का गुणा 1.73 में करना पड़ेगा। जो आंसर आएगा उसको आपको 40 से क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? 20 का गुणा करनी में 1.73 के साथ करो और 40 के साथ जोड़ के कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, ये तो फाइनल आंसर हमारा है, लेकिन अगर करनी में 3 का मान मैं रख दूं तो आंसर क्या आएगा? तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, आपको 2 मिनट लगेगा। ठीक है, अब हमारा सिर्फ आखिरी सवाल बचा हुआ है, सवाल नंबर 6। तो मैं इसको पहले मिटा लेता हूं और मैं करता हूं सवाल नंबर 6। ये हमारे इस प्रश्न संग्रह का आखिरी सवाल है। इसके पहले 5 सवाल हो चुके हैं, 5वां सवाल आपको समझा होगा। अब हम लोग करते हैं 6ठा सवाल, जो बहुत आसान है, खाली थोड़ा समझना पड़ेगा। देख लीजिए क्या है। एक पतंग उड़ते समय जमीन से 60 मीटर लंब ऊंचाई तक पहुंचती है। एक पतंग उड़ रही है जो जमीन से 60 मीटर ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। ठीक है, पतंग के धागे का एक सिरा जमीन पर बांधने पर, वो पतंग का जो धागा है उसका एक सिरा जमीन पर क्या कर रहे हैं? बांध देंगे तो उससे 60 अंश का कोण बनता है। धागा एकदम सीधा होगा, यह मानकर धागे की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है, एक पतंग उड़ रहा है यहां पर। ठीक है, पतंग उड़ रहा है तो पतंग का जमीन से जो लंबवत ऊंचाई है, ठीक है, कितने ऊंचाई पर पहुंच गया है? वो पहुंच गया 60 मीटर ऊंचाई पर जमीन से पहुंच चुका है। ठीक है, और उस धागे को अगर मैं जमीन से बांध दूं तो जमीन से बांधने पर यहाँ पर जो बनने वाला कोण है, वो बनने वाला कोण भी कितना है? 60 अंश है। तो आपको बताना है, अगर ये धागा एकदम सीधा है, ठीक है, थोड़ा भी टेढ़ा नहीं है, अगर ये धागा एकदम सीधा है तो इस धागे की लंबाई कितनी रहेगा? धागा कितना बड़ा रहेगा? ठीक है, तो मान लेते हैं ये क्या है? पतंग की स्थिति है। ये क्या है? पतंग की स्थिति है। अब यहां से पतंग उड़ रहा है और इसको जाके जमीन पर मैंने बांध दिया, इसका नाम दे दिया सी। ठीक है, अब यहां से ए बी जो है, बीसी जो है इसकी जमीन है। ठीक है, तो मतलब यहां पर पतंग उड़ रहा है और यहां पर ये। ठीक है, चलो, तो यहां पर पतंग उड़ रहा है और 60 मीटर ऊंचाई पर। ठीक है, पतंग 60 मीटर ऊंचाई पर और थीटा का मान कितना दिया है? 60 दिया है। तो आपको ये जो धागा दिया है ना एसी की लंबाई आपको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। यहां पर बनेगा 90 अंश का कोण। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं? हल। माना बिंदु ए, यह पतंग की क्या स्थिति है?
पतन की स्थिति है। क्या है? पतन की स्थिति। पतन की स्थिति बताना पड़ेगा ना, बिंदु ए क्या पतन की स्थिति है, और AC यह धागे की क्या है बच्चों? धागे की लंबाई है। क्या है? धागे की लंबाई है। समझा? AB यह जमीन से पतंग की लंबवत दूरी है। क्या है? लंबवत दूरी। लंबवत दूरी स्ट्रेट है ना, ठीक है। इसलिए यहां पर AB का मान दिया है बच्चों कितना? 60 मीटर। कितना दिया? 60 मीटर। और यहां पर ACB कोण ACB का मान दिया है 60 अंश, ठीक है। और अब बच्चों देखो ध्यान देंगे, अब सवाल आता है कि कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात का उपयोग करेंगे? साइन का करेंगे, टेन का करेंगे, किसका करेंगे? देखो यहाँ पर थीटा है, मतलब यहाँ पर कोण है, कोण की समूह भुजा दी गई है और आपको पूछा जा रहा है कर्ण। आपको क्या पूछा जा रहा है? कर्ण पूछा जा रहा है। तो सम्मुख भुजा और कर्ण का संबंध कहां पर होता है? साइन में होता है। सम्मुख भुजा और कर्ण का संबंध किसमें होता है? साइन में होता है। तो हम लोग यहाँ पर लगाने वाले साइन थीटा। तो इसलिए मैं बोलूंगा त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में क्या लग जाएगा? ABC समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में, ठीक है। लगाएंगे हम लोग साइन थीटा। कौन सा थीटा लगाएंगे? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है, सम्मुख भुजा हमारी AB है और कर्ण हमारा AC है, ठीक है। अब थीटा का मान यहाँ पर 60 है, तो साइन 60 बराबर AB का मान दिया है 60 और AC का मान मालूम नहीं है। और साइन 60 का मान सबको मालूम है बच्चों, साइन 60 का मान, साइन 60 करनी में 3/2, तो हमारा आंसर आएगा, इसलिए करनी में 3/2 बराबर 60/AC, ठीक है। चूंकि हमको साइन 60 का मान हमको टेबल से मालूम है, ठीक है ना। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने टेबल बनाया हुआ है, ठीक है, तो जाके देख लीजिए टेबल में साइन 60 का मान। अब करेंगे तिरक गुणा, करनी में 3 का गुणा कर दीजिए AC के साथ और 2 का गुणा कर दो 60 के साथ 120, ठीक है। आपको निकालना है AC का मान, तो हम लोग लिखेंगे AC बराबर 120। एक करनी में 3 जो यहाँ पर गुणे में है, यहाँ पर जाए क्या जाएगा? भाग करनी में 3, ठीक है। इस तरह का एक सवाल आया था, सवाल नंबर दूसरा। तो यहाँ पर क्या करना है? करनी में 3 का ऊपर नीचे गुणा करना, हर परमेयीकरण कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? हर परमेयीकरण। ऐसा मत करना कि करनी में 3 का मान 1.7 रख दिया, 120 को भाग दे दिया, आंसर नहीं आएगा ऐसे, ठीक है। इतना भी आसान नहीं होता ये सब। करनी में 3 गुणे करनी में 3 बटे करनी में 3, क्या किया मैंने? हर परिमेयीकरण, हर परमेयीकरण किया। क्या किया? हर परमेयीकरण। अब 120 का गुणा करनी में 3 के साथ करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों? हमारा आंसर आएगा 120 करनी में 3। और देखिए करनी में 3 का गुणा करनी में 3 के साथ करो तो करनी करनी कट जाएगी और आंसर आएगा हमारा 3, तो यहां पर आगे 3। अब 3 से 120 को भाग दे दो, हमारा आंसर आएगा 40 करनी में 3। क्या आ गया? 40 करनी में 3 आ गया, ठीक है। ये किसका मान है बच्चों? हमारा AC का मान है। किसका मान है? AC का। तो अब करनी में 3 का मान हमको दिया 1.73 दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे AC बराबर 40 गुणे 1.73। चूंकि यहाँ पर करनी में 3 का मान हमको दिया हुआ है 1.73, ठीक है, इसलिए मैंने वो मान स्थापित कर दिया। अब मुझे 40 का गुणा 1.73 में करना है, तो पहले तो 0 लगा दो। 0 लगा दिया मैंने। 4 तिया 12 का 2 हासिल लग जाएगा 1, 4 7 28 और 1 29 का 9 हासिल लग जाएगा 2, 4 एकम 4 और 2 6 और 2 अंक के बाद दशमलव, तो हो गया 69.2। AC बराबर कितना आ गया? 69.2 मीटर, 69.2 मीटर आ गया। धागा एकदम सीधा होगा, यह मानकर धागे की लंबाई ज्ञात करो, मतलब हमारा उत्तर आएगा धागे की लंबाई 69.2 मीटर। देखा बच्चों कितना आसान था, ठीक है। तो इस तरह सवाल हम लोग हल करेंगे। पहले डायग्राम बनाएंगे, पहले सवाल एकदम अच्छा। पहला चीज क्या है? पहली चीज आपको सवाल एकदम अच्छे से पढ़नी है। दूसरी चीज सवाल पढ़ते पढ़ते उसका डायग्राम ड्रॉ करना है। तीसरी चीज ये सारी चीजें लिखना है, क्या क्या दिया है। फिर चौथी चीज क्या करना है? कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगेगा, टेन लगेगा, साइन लगेगा, ये डिसाइड करो, ठीक है। वो डिसाइड करने के बाद मान रखो, आंसर आ जाएगा। 60 का मान याद रखो लो, 30 का मान रख लो, याद रख लो। साइन 60, देखो साइन 30, साइन 60, टेन 30, टेन 60 और टेन 45, इतना मान याद रख लो। ये प्रश्न के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये सारा वीडियो समझ में आ रहा होगा जितना मैं पढ़ा रहा हूं। और यदि आपको इसमें से कोई नहीं समझ में आता है या
कहीं डाउट होता है या कोई ऐसा प्रश्न है जो आपको नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में वो प्रश्न लिख देंगे, अर्थात मैं क्या करूंगा, नीचे एक व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, व्हाट्सएप नंबर पर पिक सेंड कर देंगे, मैं क्या करूंगा उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर मुझे लगेगा उसके ऊपर वीडियो बनाना है तो मैं एक वीडियो बना के उसको क्या करूंगा, अपलोड कर दूंगा, ठीक है, और इस तरह से आपका सवाल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग चाहोगे इसका पार्ट 2 भी बना देंगे लोग, जिसके अंदर हम लोग कठिन प्रश्न मतलब जो हॉट क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है, अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे तो, ठीक है। तो अभी मैं ये सवाल आपको होमवर्क देने वाला हूं, वो होमवर्क करेंगे सवाल और मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताएंगे, ठीक है। चलो मैं होमवर्क देता हूं, वो होमवर्क आप लोग लिख लो। दीप स्तंभ से किसी जहाज को देखते समय 30 अंश माप का औनत कोण बनता है। दीप स्तंभ की ऊंचाई 100 मीटर हो तो दीप स्तंभ से जहाज की दूरी ज्ञात करो। ये आपका सवाल है और इस सवाल को आपको करना है और सवाल हल करके इसका जो उत्तर है वो मुझे क्या करना, व्हाट्सएप कर देना। इस सवाल का जो उत्तर है वो मैं चेक करूंगा और आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दूंगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पार्ट के साथ।